हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ पर आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इट इज अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये कंपनीज एक्ट 2013 की एक ऐसी डॉक्ट्रिन्स है जो कि कई सारे लेवल्स पे, कई सारी जगहों पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, सीएस स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट, आप किसी भी तरीके से हमारे इंडिया में लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ये अल्ट्रा वायरस की जो डॉक्ट्रिन्स है इसके बारे में नॉलेज होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो हम सबसे पहले दो वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, दैट इज अल्ट्रा एंड अनदर वर्ड इज वायरस। तो ये अल्ट्रा क्या होता है और वायरस क्या होता है, हम लोग इसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। इट इज नॉट वायरस, इट इज वायरस। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज अल्ट्रा का यदि हम लोग एक बिल्कुल लेमन एक कॉमन मीनिंग देखें तो अल्ट्रा का मतलब होता है बेटा जी बियॉन्ड, एंड वायरस का मतलब होता है पावर। मतलब कोई भी कंपनी या कंपनी के बिहाफ पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यदि वो किसी आउटसाइडर के साथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा है तो मालिक आउटसाइडर को कंपनी के साथ, उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होने से पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, क्या वो कंपनी के साथ, वो आउटसाइडर, वो बाहर वाला पर्सन क्या उन्हीं चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे हुए मैटर से रिलेटेड ही वो थर्ड पार्टी यदि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा ऑन कंपनी, कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और यदि वहां पर यदि मान लीजिए कोई भी पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेगी, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर, यदि आउटसाइडर ने कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को सही से एनालाइज नहीं किया और उसको बिना देखे ही यदि वो कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जाता है, एंड लेटर ऑन जब ये बात पता लगती है कि भाई साहब कंपनी के साथ उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कंपनी तो पावरफुल थी ही नहीं, कंपनी वहां पर एलिजिबल थी ही नहीं, तो यू नो व्हाट, उस समय यहां पर यह डॉक्ट्रिन एग्जिस्टेंस में आएगा, उस समय इस डॉक्ट्रिन का जन्म होगा और इस डॉक्ट्रिन को नाम दिया गया है दैट इज अल्ट्रा वायरस। मतलब कंपनी के बियॉन्ड द पावर, यदि कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कंपनी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा एब इनिशियो। मतलब यदि मैं तुम लोगों को बोलूं तो इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड एब इनिशियो, ये वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। तो सर असल में ये डॉक्ट्रिन लाया क्यों गया था? ये डॉक्ट्रिन को लाने के पीछे ना बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि यार कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, बेसिकली बिकॉज कंपनी का जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मतलब अंडर सेक्शन नंबर 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यदि हम लोग बात करें तो कंपनी ने मेमोरेंडम को पब्लिक डोमेन में हमेशा क्या करके रखती है, पब्लिश करके रखती है। और हमेशा कंपनी ये एक्सपेक्टेशंस रखती है आउटसाइड दी पार्टी से कि जब भी वो कंपनी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रही है तो उसने कंपनी के मेमोरेंडम की बहुत बेहतरीन तरीके से एज अ होल उसको पूरी की पूरी नॉलेज है। तो नाउ अब कंपनी के साथ आउटसाइडर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है और आउटसाइडर जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पर ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को प्रॉपर तरीके से रीड आउट किया, उसकी स्टडी की है, एंड सारी नॉलेज होने के बाद अब वो क्या कर रहा है, कंपनी के साथ में उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा है। नाउ इससे क्या होगा आपको पता है क्या? इससे सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो बेसिकली कंपनी के शेयर होल्डर मतलब कंपनी के मेंबर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पे कोई इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह किसी भी थर्ड पार्टी के साथ या कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी किसी ऐसे ट्रांजैक्शन में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जाए जो कि उसके पावर के बियॉन्ड है और अल्टीमेटली फिर उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, कंपनी के मेंबर्स के ऊपर आएगा। तो इस चीजों को, इस तरीके की एक्टिविटीज को, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहां पर डॉक्ट्रिन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो एक बेसिक आउटलाइन होनी चाहिए हमारे पास में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की एक बेसिक लेआउटिंग मैंने आप लोगों के सामने यहां पर प्रिपेयर की है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ लैटिन वर्ड। अल्ट्रा का मीनिंग होता है बियॉन्ड एंड वायरस का मतलब होता है पावर। मतलब आपको जो भी काम करना है ना वो इंट्रा वायरस एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब विद इन द पावर ही होना चाहिए कंपनी के। आप कंपनी के बियॉन्ड द पावर जाकर
कोई भी काम नहीं कर सकते। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज से रिलेटेड है, और यहां पर जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन कंपनी के मेंबर्स को किया जाता है। इसी इंटेंशन से यहां पर ये डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलो एक बार हम लोग हमारी मेन स्क्रीन पर चलते हैं और मेन स्क्रीन पर चलकर हम लोग इसको लीगल टेक्स्ट से पढ़ के देखते हैं कि लीगल टेक्स्ट में यहां पर किस तरीके से इस डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है। यहां पर जो मैं रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहा हूं ये ICAI-CA फाउंडेशन का रेफरेंस मटेरियल है, लेकिन आप किसी भी लेवल पे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का एकदम डिटेल कंटेंट आप लोगों को यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा विद अ वेरी फेमस केस लॉ। एक बहुत फेमस केस लॉ था, दैट इज अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच का जो एक केस था, वो केस भी हम लोग यहां पर इसी के साथ में डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहां पर इन्होंने बोला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ना, बिल्कुल बारीक तरीके से बाल की खाल निकालते हुए हम लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे एंगल्स को कवर करेंगे, और जिस एक्सटेंट तक, मैक्सिमम लेवल तक हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम लोग इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। सो नाउ मालिक, फाइनली यहां पर इन्होंने बोला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड द पावर। ठीक है, द लीगल फेरेप्स अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर ऑफ द डूअर्स, है ना, मतलब जो भी डूअर्स था उसने अपने लीगल पावर के बियॉन्ड जाकर काम कर लिया है। दिस प्रीसपोज दैट द पावर इन देयर नेचर आर लिमिटेड। ऐसा बोला जाता है कि चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसके पास किसी भी काम को करने की जो पावर होती है ना, वो लिमिटेड पावर होती है। कभी भी किसी भी काम को करने की पावर जो होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है। इट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द कंपनी दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ a company as stated in its memorandum can be departed from only to the extent permitted by the act। आप उतना ही काम कर सकते हो, आप उतना ही डिपार्ट कर सकते हो जितना लॉ ने आपको क्या करके रखा है बेटा जी, परमिशन देके रखी है। thus far and no further in consequences any act done or a contract made by the company which travel beyond the power not only of the director but also a company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company। है ना, यदि कंपनी ने अपनी पावर के बियॉन्ड जाकर मेमोरेंडम में मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाकर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी थर्ड पार्टी ने कंपनी से, तो वो कंपनी के ऊपर नल एंड वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा और कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। आगे उन्होंने बोला है ऑन द अकाउंट्स अ कंपनी कैन बी restrain from employing its fund for the purpose other than those sanctioned by the memorandum। तो कंपनी वहां पर किसी भी काम को करने के लिए तभी लायबल होगी जो उसके मेमोरेंडम में उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होगा, वहां पर कंपनी ड्यूटी बाउंड होगी। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाकर आप किसी भी काम में कंपनी को जबरदस्ती लायबल बनाओगे तो वहां पर कंपनी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशंस को बियर नहीं करेगी। आगे इन्होंने बोला है भाई साहब, लाइकवाइज इट कैन बी रेस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑथोराइज टू कैरी ऑन। तो सिंपल सी बात है यार, जितनी उसकी पावर है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगी, उसके बियॉन्ड जाकर वो कभी भी काम नहीं करेगी और लाइबल भी नहीं होगी। आगे इन्होंने बोला है द इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट अ कंपनी कैन नीदर बी स्यूड ऑन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस नॉर कैन इट स्यू इट ऑन इट। ना तो आप कंपनी को सूट कर सकते हो और ना ही कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज कर सकते हो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यदि इंट्रा वायरस होता तो डेफिनेटली कंपनी वहां पर लायबल होती, लेकिन चूंकि वो एक्ट जो है वो इंट्रा वायरस नहीं है, इसलिए यहां पर कंपनी किसी भी तरीके से लायबल नहीं होगी। आगे इन्होंने बोला है भाई साहब, सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल बाहर वालों थर्ड पार्टी तुम्हें देखना था कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अच्छे तरीके से भली प्रकार से तुम्हें रीड करना था मालिक। एंड इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, बिल्कुल कोई भी इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। देयरफॉर व्हेन द वन डील विद द कंपनीज one is deemed to know about the powers of the company in spite of this you enter into a transaction which is ultra virus the company, then you cannot enforce it against the company। यदि आपने कोई ऐसा काम कर लिया जो कि कंपनी के पावर में है ही नहीं, तो आप उसके लिए कंपनी को कभी भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं बना सकते हो मालिक। यहां पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को भी मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा। इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विसेज ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, ठीक है, या तो आपने कोई गुड्स सप्लाई की या कोई सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है या कोई कंपनी को पैसा वैसा दिया हुआ है आपने, ठीक है, यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट, बट इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी हैज नॉट बीन एक्सपेंडेड। मतलब यार मान लीजिए आपने कंपनी को बोरोइंग दे दी, कंपनी को लोन दे दिया, नॉट बोरोइंग दे दी, कंपनी को लोन दे दिया, और लोन लेना यार कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं था,
लेकिन फिर भी कंपनी के बिहाफ पे उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उसके साथ में आपने थर्ड पार्टी ने उनके साथ में मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कंपनी को लोन दे दिया। और भाई साहब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि कंपनी या तो लोन ले ही नहीं सकती या ले भी सकती है तो एक सर्टेन अमाउंट तक ले सकती है। आपने उस अमाउंट से बियॉन्ड जाकर कंपनी को लोन दे दिया, तो यू नो व्हाट, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एडिशनल मनी। अब यहां पर ना कंपनी से आप वो मनी को रिकवर करने के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। बट यार देखो एक चीज होती है ना, नो वन कैन बिकम रिच ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ठीक है, तू कॉस्ट है किसी और की तरह बेनिफिट कोई और ले रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल इन लॉ। अब यदि मान लीजिए कंपनी ने यदि वो पैसा खर्च कर दिया या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने वो पैसा खर्च कर दिया तो वो थर्ड पार्टी आउटसाइडर कंपनी से रिकवर नहीं कर सकता है। लेकिन बेटा जी यदि वो पैसा अभी तक कंपनी के पास अनस्पेंड रखा हुआ है, कंपनी ने वो पैसा खर्च नहीं किया है या तो पार्टली या फुल्ली, तो आप पता है सिंपली कोर्ट में जाओगे, वहां पर इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन दोगे कोर्ट के जज को। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर, और आप वहां पर कोर्ट के जज को जाकर बोलोगे जज साहब हमसे गलती हो गई, हमने कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को देखे बिना हमने कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मालिक हमने उनको लोन दे दिया, लेकिन जितने रुपए का हमने कंपनी को लोन दिया ना या तो उतने पूरे के पूरे पैसे या उनमें से कुछ पैसे कंपनी ने स्टिल अभी भी खर्च नहीं किए। तो मालिक आप एक इंजंक्शन ऑर्डर, एक स्टे ऑर्डर पास कर दो कि कंपनी अब ये पैसों को खर्च ना करे और ये पैसे हमको लौटा दे। यदि ऐसी बात है तो वहां पर कंपनी उस पैसों को लौटाने के लिए लायबल रहेगी। लेकिन यदि वो पैसा खर्च हो चुका है बाय एनी ऑफ द मीन तो वहां पर कंपनी उन पैसों को चुकाने के लिए लायबल नहीं रहेगी। व्हाई? बिकॉज दिस एक्ट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड कंपनी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा मालिक, नल एंड वॉइड रहने वाला है। ठीक है, आगे इन्होंने यही बोला है बेटा जी, द लेंडर में स्टॉप द कंपनी फॉर पर्टेनिंग विथ इट बाय मींस ऑफ एन इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। अपन लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो 5 रेमेडीज पढ़ी है एग्रीड पार्टी की, वो 5 रेमेडी में से एक रेमेडी यहां पर इंजंक्शन भी हुआ करता था। दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट become the owner of the money and this is the ultra virus of the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra virus loan has been utilized in meeting lawful debts of the company, then the lender step into the shoes of the debtor, paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to the extent फ्रॉम दी कंपनी। ठीक है, यदि कंपनी ने उसको अपने किसी लॉफुल पर्पस के लिए यूज किया हुआ है जितना कंपनी की पावर में था तो अप टू दैट पर्टिकुलर लिमिट वो लोन को रिकवर कर सकता है। लेकिन जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड था और कंपनी ने उसको किसी ऐसी चीज के लिए यूज कर लिया जिसके लिए कंपनी कर ही नहीं सकती थी तो मालिक फिर वो कंपनी से रिकवर नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है? कुल मिला के कंक्लूजन ये बेटा जी कि यदि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कंपनी लोन लेने के लिए एलिजिबल थी केवल और केवल 100 करोड़ रुपए का, लेकिन यदि किसी ने 150 करोड़ का लोन दे दिया है तो मालिक यहां पर जो 50 करोड़ का एडिशनल लोन दिया है कंपनी उसके लिए एलिजिबल नहीं होगी। यदि मान लीजिए कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं था कि कंपनी लोन ले सकती है, फिर भी किसी ने लोन दे दिया, अब वो पैसा यदि अनयूटिलाइज रखा हुआ है तो वो कंपनी से रिकवर कर लेगा। लेकिन कंपनी ने उसको किसी लॉफुल पर्पस में यूज कर लिया है तो अब वो क्या करेगा पता है? यदि मान लीजिए कंपनी ने डेटर खड़े करके रखे हुए तो वो डेटर से रिक्वेस्ट करेगा कि मालिक आप ये पैसा कंपनी को मत देना, आप ये पैसा मुझे दे देना, स्टेप इनटू शू ऑफ अनदर, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सबरोगेशन। अब वो कंपनी के बिहाफ पे क्या कर लेगा? वो डेटर से रिकवरी कर लेगा। ठीक है, इतनी तक फ्रीडम देके रखिए। लेकिन क्या कंपनी ऑब्लिगेटरी रहेगी? कंपनी ऑब्लिगेटरी नहीं रहेगी। यहाँ पर कंपनी 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, यदि नो लिमिट लिखी है और यदि 100 करोड़ की लिमिट लिखी है, 150 करोड़ का लोन देते हैं तो 100 करोड़ रुपए यहां पर कंपनी को पे करने पड़ेंगे। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। समटाइम्स एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज बाय रेटिफिकेशन इट सब्सिक्वेंटली। और रेटिफाई का मतलब क्या होता है बेटा जी? अप्रूव करना, अप्रूव करना। बट हमेशा ध्यान रखना यदि कोई एक्ट, मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं टाइप्स ऑफ एक्ट, यहीं पे लिख देता हूं बेटा जी टाइप्स ऑफ एक्ट्स, है ना, टाइप्स ऑफ एक्ट्स। यदि मान लीजिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी डायरेक्टर ने अपने पावर के बियॉन्ड जाकर काम कर दिया लेकिन स्टिल कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पावर के विदिन विदिन है, कंपनी के बेटा जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पावर के विदिन विदिन है, तो आपको पता है यहां पर सिंपली कंपनी के मेंबर इसको रेटिफाई कर सकते हैं। कंपनी के मेंबर इसको सिंपली क्या कर सकते हैं बेटा जी? रेटिफाई कर सकते हैं और रेटिफाई करके इसको अप्रूव कर देंगे। तो स्टिल भले ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है लेकिन कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के विदिन विदिन है ना, इसलिए कंपनी इसके लिए लायबल बन सकती है यदि इफ इट इज बेनिफिटेड फॉर द कंपनी। सेकंड बेटा जी, यदि कोई ऐसा एक्ट जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट के विदिन विदिन है
तो भी आपको पता है इसको मेंबर्स मिलकर क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, और नाउ कंपनी इसके लिए बाइंड हो जाएगी। बट मेरे देश के नौजवानों, यदि कोई ऐसा एक्ट जो कि कंपनी के एमओए के बियॉन्ड है या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के बियॉन्ड है, तो आपको पता है मेंबर्स इसको कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकते। और यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस, और यहां पे कैन नॉट रेटिफाई इवन दो 100% मेंबर भी यहां पर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके भी यदि इसको रेटिफाई करना चाहे ना, तो वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, नाउ आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है ये लोग बोलते हैं बेटा जी, फॉर इंस्टेंस if the act is ultra virus, the power of the director and the shareholder can ratify it. If it is ultra virus the article of the company can alter the article of association. Even though कंपनी क्या कर सकती है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर भी सकती है। तो यार बेटा जी अब ना बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आएगा कि यार कंपनी भी तो अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकती है, सेक्शन नंबर 13 में प्रोविजन देके रखा हुआ है ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। मालिक हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी अल्ट्रा वायरस का मैटर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो वहां पर बेटा जी कंपनी कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट के लिए अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर नहीं करेगी। कंपनी हमेशा प्रोस्पेक्टिव एक्ट के लिए, मतलब अब और अब के बाद से जो आने वाले एक्ट होंगे उनके लिए ऑल्टर कर सकती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आप जनरली उसको कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ऑल्टर नहीं कर सकते हो, मतलब बैक डेट से ऑल्टर नहीं कर सकते हो। हमेशा जिस दिन से ऑल्टर करोगे वो ऑल्ट्रेशन वाले किए गए मैटर उस दिन से आगे तक के लिए एप्लीकेबल होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ऑल्ट्रेशन। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है मालिक, इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरली शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट। ओके ठीक है, शेयर होल्डर स्टिल उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर रेगुलरेट कर सकते हैं, लेकिन मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाकर यदि कोई काम करेगा तो उसको जनरली रेगुलरेट नहीं कर सकते, बैकडेटेड रेगुलरेट नहीं कर सकते। इन द लीडिंग केस, ये केस हम लोगों को पता होना चाहिए बेटा जी, यहां पर ये केस था अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच, 1875 का केस था। अब यहां पर क्या हुआ, पहले इस केस के पूरे बैकग्राउंड को सुनना। यहां पर बेटा जी एक कंपनी थी, है ना, जिसका नाम था अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच। इसके मेमोरेंडम के मेन क्लॉज में लिखा हुआ था कि बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, ये रेलवे कॉन्ट्रैक्ट लेते थे बेटा जी। ठीक है, रेलवे पटरियां बनाना, वहां पर अदर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करना, ये कंपनी जो है ना, ये उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, इनका मेन ऑब्जेक्ट ही ये था। और यदि आप यहां पर स्क्रीन पे देखोगे ना बेटा जी, ABCD ये 4 इनके मेन ऑब्जेक्ट थे। क्या इनके मेन ऑब्जेक्ट थे, देखो ना आप, टू मेक, सेल और लेंड ऑन हायर रेलवे कैरिजेस एंड वैगन्स। आगे इन्होंने बोला है टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर एक वर्ड लिख दिया था मालिक इन्होंने, जनरल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, आगे लिखा था टू परचेस, लीज, सेल एंड वर्क ऑफ माइंस, ये भी उनका एक काम था। एंड टू परचेस एंड सेल्स ऑफ मैकेनिकल, टू परचेस एंड सेल्स एज मर्चेंट और एजेंट कोल, टिम्बर, मेटल्स एक्सेट्रा, ये इनके मेन ऑब्जेक्ट के क्लॉज लिखे हुए थे। आपको पता है मालिक जी हुआ क्या, मैं इस केस को पूरा एलोबरेट करके बताता हूं। यार कंपनी के पास ना एक टेंडर आया, उस समय ना कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे टेंडर ना पाइपलाइन में चल रहे थे, मतलब WIP में चल रहे थे, कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे टेंडर्स पे वर्क कर रही थी। इनके पास में ना उस समय टेंडर को करने के लिए ना अवेलेबिलिटी नहीं थी, ना तो इनके पास रिसोर्सेस थे और ना ही इनके पास में प्लानिंग का टाइम था। तो कंपनी ने क्या किया पता है, कंपनी ने ना रिच नाम के एक पर्सन से बातचीत करी और उनको बोला कि मालिक ये टेंडर ना कंपनी के बिहाफ पे, मतलब तुम पर्सनली कर लो, ये टेंडर हम तुमको दिला देते हैं। तो उसने बोला मालिक मैं ये टेंडर तो कर दूंगा, लेकिन मेरे पास में देने के लिए पैसा नहीं है बाबा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो कंपनी ने बोला तुम इस टेंडर को अप्लाई तो करो, इस टेंडर को तुम अप्लाई करके इस टेंडर पे काम करना तो स्टार्ट करो, हम तुमको फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और भाई साहब ने क्या किया पता है, हमारे रिच जो है ना वो बिल्कुल भोले महादेव की तरह, शिव शंभू की तरह एकदम भोले इंसान थे। उन्होंने कंपनी की बातों पर रिलाई कर लिया और कंपनी की बातों पर रिलाई करके आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और कंपनी ने उसको बोल दिया था फाइनेंस हम प्रोवाइड कराएंगे, कंपनी के किसी मेंबर ने या कंपनी के किसी पर्सन ने ऑब्जेक्शन उठाया इस कॉन्ट्रैक्ट पे। बोले कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि कंपनी यहां पर फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज में या फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर्ड हो सकती है। और जब यह बात लेकर वो पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन जो है वो कोर्ट में गया, तो कोर्ट के जज ने, हाउस ऑफ लॉर्ड ने भी ये बोला बेटा जी कि नाउ यहां पर कंपनी जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड नहीं हो सकती, और चूंकि यदि कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रही है तो नाउ इट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट। और जब ये बात कंपनी को पता लगी तो वहां पर कंपनी ने रिच के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रेप्यूडिएट करना डिसाइड किया। रेप्यूडिएट मतलब तोड़ना।
और जैसे ये बात रिच को पता लगी तो रिच ने बोला मालिक मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है, और रिच भागता हुआ कोर्ट के पास गया। अब जब कोर्ट के पास गया तो कोर्ट के जज ने डिसीजन दिया कि मालिक इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एंटरिंग इनटू द एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को आपको देखना था, और चूंकि आपने कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को नहीं देखा तो यहां पर आपकी गलती है, और कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, इसलिए यहां पर कंपनी आपको फाइनेंस देने से मना कर रही है, इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर रही है, तो भी हम और आप उस कंपनी के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकते। तो मालिक अल्टीमेटली एक बात बताओ, ये अल्ट्रा वायरस लाया क्यों गया है? ये अल्ट्रा वायरस लाया इसलिए गया है क्योंकि कंपनी में पैसा लगाने वाले मेंबर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पैसा सही जगह पर यूज हो, उनके पैसों का नुकसानी ना हो, और कंपनी अपनी हदों में रहकर काम करे, इसलिए यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को लाया गया है। एंड नाउ दिस अल्ट्रा वायरस इंपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द आउटसाइडर कि मालिक इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब भी कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहे हो तो एक बार जस्ट कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर लो बेटा जी, यहां पर गो थ्रू कर लो। सो नाउ आगे इन्होंने क्या बोला है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद रिच फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। ठीक है, जैसा मैंने बोला आपको यहां पर वैसे ही निकल रहा है। एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइज दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। भाई यदि बियॉन्ड द पावर वाला कोई काम है ना तो भी तुम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हो। द कंपनी हाउएवर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायरस एंड रिच ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। है ना, अपन ने जो पढ़ा हुआ है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेट डैमेजेस, अनलिक्विडेट डैमेजेस, है ना, इंजंक्शन, फिर वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फिर क्वांटम मेरियट्स, ऐसा करके वहां पर ना बातचीत होती है। ठीक है, his contention was that the contract was well within the meaning of the words general contractor। भाई साहब ने इस वर्ड को देखकर क्या कर लिया था, कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। and hence within its power, moreover it has been ratified by majority of the shareholder, even though majority of the shareholder ने भी क्या कर दिया था, रेटिफाई कर दिया था। however it was held by the court that the contract was null and void। it said that the term जनरल कॉन्ट्रैक्टर वॉज एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड किसके साथ यूज हुआ था बेटा जी, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ये वर्ड यूज हुआ है। तो यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मीनिंग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको पता है, जब तुम लोग सीए इंटरमीडिएट में आओगे ना तब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बेटा जी, या यदि तुम सीए इंटरमीडिएट में हो तो तुम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इट इज अबाउट एडजुस्डेम जेनेरिस। और एडजुस्डेम जेनेरिस को हिंदी में बोला जाता है इन मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है इन अ सेम स्पीशी, या हिंदी में बोला जाता है सहजातीयता का सिद्धांत। तो ऐसा बोला जाता है कि मालिक जहां पर भी सीरीज ऑफ वर्ड या सीक्वेंस होता है और उसके बाद में यदि आप कोई जनरल वर्ड यूज कर रहे हो तो जनरल वर्ड का मीनिंग भी वो आगे जो सीरीज चल रही हो रही है ना उसके साथ ही निकाला जाता है। जैसे यदि मैं तुम लोगों के साथ में बात करूं कि यार मैं बात कर रहा हूं भाई कार, ट्रक, ट्राला, ट्रैक्टर, एक्सेट्रा लगा दिया, तो एक्सेट्रा इज अ जनरल वर्ड, और इसके आगे जो ये सीक्वेंस यूज हुए ना मैं सारे के सारे रोड व्हीकल की, रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं। तो आप एक्सेट्रा में ये नहीं बोल सकते हो एरोप्लेन या वेसल्स, ऐसी बात नहीं कर सकते हो। यहां पर आपको रोड पे चलने वाले वेसल्स को ही कंसिडर करना है। तो यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का जो इंटरप्रिटेशन था इट इज अबाउट लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है मालिक दैट इज इट हैड टू बी रीड इन द कनेक्शन विद द कंपनीज मेन बिजनेस। If the general term contractor was not so interpreted, it would be authorized to make the contract of any kind or every description, for example marine हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर इसको लिमिटेड करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि जो यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड जो लिखा हुआ है इसका मेन इंटरप्रिटेशन, मेन इंटेंशन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आगे इन्होंने बोला है मालिक द अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कभी भी कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं होते क्योंकि मेंबर को प्रोटेक्ट करना है। इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस बाय रीजन ऑफ, या आप ये लॉ के एक्सक्यूजेस देकर भी इनको आप वैलिड नहीं बना सकते हो। दैट इज रीजन ऑफ स्टॉपेल, एक्वेंसेस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रेटिफिकेशन। आप इसके थ्रू भी, ये एक्सक्यूजेस देकर भी आप इसको इंट्रा वायरस कभी भी नहीं बना सकते हो। द होल पोजिशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी सम अप एज, यहां पर इसको सम अप किया गया है बेटा जी इन 4 पॉइंट में। पहला पॉइंट बोलता है कि व्हेन द एक्ट इज परफॉर्म विच थ्रू लीगल इन इटसेल्फ इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम और बाय द स्टैट्यूट, it is said to be ultra virus to the company and hence it will be considered as null and void. Once it is ultra virus forever। आप इसको कभी भी यहाँ पर enforceable नहीं बना सकते हो या इसको इंट्रा वायरस नहीं बना सकते हो। An act which is ultra virus the company cannot ratify even by the unanimous consent। unanimous consent का मतलब होता है बेटा जी 100% consent of the shareholder। थर्ड इन्होंने बोला हुआ है an act which is ultra virus the director,
मतलब ये मैंने जो आपको वो केस समझाया था कि डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायरस है बट विद इन दी कंपनीज पावर, तो कंपनी के मेंबर इसको रेटिफाई करके क्या कर सकते हैं, इंट्रा वायरस बना सकते हैं, ठीक है, जनरल मीटिंग में। इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल, तो यहां पर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकती है, जनरल मीटिंग में उसको इंट्रा वायरस बना सकती है। बट द एक्ट इफ इट इज अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय इवन दो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर। आप यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके भी यहां पर इसको क्या नहीं कर सकते हो, रेटिफाई नहीं कर सकते हो। Hence the disadvantages of this doctrine outweigh its main advantage, ठीक है, मतलब जो इसका डिसएडवांटेज इसका मेन एडवांटेज है बेटा क्या, कि नेमली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। अल्टीमेटली ये क्या करना चाह रहा है बेटा जी, शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है कंपनी के और आउटसाइडर्स के एक्शन से, ताकि वहां पर वो प्रोटेक्टेड रहे, उनको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस ना हो। एंड बाद में चलकर यदि मान लीजिए कंपनी के मेंबर्स को लगता है तो वो उसको रेटिफाई कर सकते हैं, और आगे आने वाले एक्ट के लिए जो भी आप नए कॉन्ट्रैक्ट करोगे उनके लिए फिर आप उसको रेटिफाई वर्जन में अप्लाई कर सकते हो, वहां पर ये अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। लेकिन जो पुराने एक्ट है, जो एक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप बैक डेटेड उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हो। नाउ दिस इज द केस ऑफ अल्ट्रा वायरस, और ये पूरा की पूरा डिटेल में मैंने विथ लीगल टेक्स्ट यहां पर आपको अल्ट्रा वायरस समझा दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं कुछ और वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड। अच्छे से आप लोग मेहनत करो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। बस इसी बेस विशेष के साथ में मैं यहाँ पर ये लेक्चर को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।